हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के लिए अपने कोऑपरेटिव्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं। सीरीज चल रही है हमारी टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज की, जिसमें जो भी आपका कोऑपरेटिव का स्टैटिक सिलेबस है, जिसके मैंने 6 लेक्चर्स भी आप लोगों को करा के पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। 6 पार्ट्स अब तक हम लोग कर चुके हैं, 7 पार्ट है ये। हर पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चंस कर रहे थे। टोटल हम लोग अब तक 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं आगे। सिलेबस की बात करें तो ये हम लोगों का सिलेबस है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में कराया था आप लोगों को थ्योरी में। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव वीडियो नंबर 2 था। फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वीडियो नंबर 3 था। प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन वीडियो नंबर 4। 5 और 6 को मैंने एक सिंगल वीडियो में कराया था, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द स्टेट ऑफ यूपी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट ऑफ यूपी। और 6 वीडियो में मैंने आप लोगों को इनोवेशन इन कोऑपरेटिव्स कराया था। वो जो थ्योरी है वो आप लोगों को पढ़नी है। उस थ्योरी के बाद में ही ये एमसीक्यूज आप लोगों को हेल्प करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हैंडलूम कोऑपरेटिव्स इन उत्तर प्रदेश प्राइमरली एम्स टू। हैंडलूम कोऑपरेटिव्स जो होती हैं उनका प्राइमरी एम क्या है? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट? नहीं, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट तो नहीं देते हैं। सपोर्ट वेवर्स इन प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट? ये बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, अभी हमने इसे फाइनल नहीं करा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट हाउसेज फॉर मेंबर्स? ये भी नहीं है। सप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स? ये भी नहीं है। प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज? ये भी नहीं है। जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये देना पैक्स का काम होता है। कंस्ट्रक्ट हाउसिंग फॉर मेंबर्स ये देखना हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का काम होता है। सप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स इसके लिए हमारे पास इफको है, क्रिबको है और नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड है। इंश्योरेंस सर्विसेज कोई कोऑपरेटिव नहीं देती डायरेक्टली, तो इसके लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एडिशनली इंश्योरेंस सेल आउट करने का काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। हैंडलूम cooperatives help weavers by ensuring supply of yarn and other raw material and providing marketing support for their products। जो हमारे वीवर्स है उन्हें जो भी उसके लिए धागा चाहिए होता है या कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो उन्हें मिलता है, और फिर उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है इससे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन रूरल क्रेडिट इज। अब यह क्रेडिट की बात हो गई है, क्रेडिट की बात आते ही हम लोग पैक्स की बात करते हैं, पैक्स और जो बाकी हमारा कॉपरेटिव स्ट्रक्चर है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन रूरल क्रेडिट इज नंबर 1, चार्जिंग वेरी हाई इंटरेस्ट रेट? बिल्कुल नहीं। हाई इंटरेस्ट रेट तो हमारे जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स थे वो लोग चार्ज करते थे। तो हाई इंटरेस्ट रेट से अपने किसानों को बचाना है, इसके लिए तो हमारा कॉपरेटिव आया। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर एट रीजनेबल रेट? ये इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। क्या? कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन्हें टाइमली और एडुकेट क्रेडिट मिल जाए, बट साथ में इंपॉर्टेंट चीज है रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जायज हो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ भी चार्ज कर लिया। डिस्करेजिंग स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स? बिल्कुल भी नहीं। कॉपरेटिव्स का तो कॉन्सेप्ट ही यही था कि भैया उन्हें लोन मिले, सस्ती दरों पे लोन मिले। तो लोन तो मिलेगा तभी तो वो लोग डेवलप होंगे। डिपेंडिंग ओनली ऑन मनी लेंडर्स? मनी लेंडर्स की तो बदतमीजियों के अगेंस्ट में कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट आया था, तो मनी लेंडर्स पे तो डिपेंड करना ही नहीं है। फोकसिंग ओनली ऑन लार्ज फार्मर्स? बिल्कुल भी नहीं। एम यही था कि छोटे से छोटे किसान को भी क्रेडिट की कमी ना रहे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। cooperatives play a crucial role in providing timely and affordable credit to farmers, especially small and marginal farmers in rural areas. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस कोऑपरेटिव? सर्विस कोऑपरेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स जो होते हैं, क्या ये सर्विस कोऑपरेटिव है? डेयरी कोऑपरेटिव, क्या ये सर्विस कोऑपरेटिव है? कोऑपरेटिव पोल्ट्री सोसाइटी, क्या ये सर्विस कोऑपरेटिव है? या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, या फिर ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो पैक्स है, जो डेयरी कोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेटिव पोल्ट्री सोसाइटीज है। तो जो सर्विस कोऑपरेटिव्स होती है ना, सर्विस कोऑपरेटिव्स बेसिकली होती क्या है? ये वो कोऑपरेटिव्स होती है जो वेरियस तरह की सर्विसेज देती हैं। अब ये कुछ एक स्पेसिफिक सर्विस नहीं है, देयर आर मल्टीपल सर्विस, और एक सोसाइटी एक या उससे ज्यादा सर्विस दे सकती है। यूजुअली एक ही सर्विस देती है, बट वो एडिशनल सर्विसेज कुछ भी और दे सकती है। जैसे चाहे क्रेडिट की सर्विस दे रही हो, डेयरी डेवलपमेंट दे रही हो, या पोल्ट्री डेवलपमेंट दे रही हो, अपने मेंबर्स को ये सोसाइटीज उस तरह की सर्विस देती हैं। तो जो पैक्स हुए वो क्रेडिट देती हैं,
जो डेयरी कोऑपरेटिव होती हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। जो कोऑपरेटिव पोल्ट्री होती हैं वो फिर आपके एग प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड काम करती हैं। अगला सवाल, द डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स इन उत्तर प्रदेश हैज हेल्प्ड इन। कोऑपरेटिव का जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी में उससे क्या हुआ है? नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स। बी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सी, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी हमारे कॉपरेटिव्स यूपी में डेवलप हुए हैं उन्होंने इन तीनों चीजों में हेल्प करा है। रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ाने में भी हेल्प करा है, क्योंकि आपको जब छोटा सा लोन मिलता है तो आप उससे कोई छोटा सा काम शुरू कर सकते हो। आप खेती कर रहे हो, उसके साथ में आप दो जानवर पाल के दूध बेच सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, मछली पालन कर सकते हो। इस तरह से आपके रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ी है। सेकेंड, जो इनफॉर्मल सोर्सेज का क्रेडिट हुआ करता था, जब आपको सोसाइटीज के थ्रू लोन मिल जाएगा तो उन इनफॉर्मल सोर्सेज पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको लोन सही भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। सी, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब आपको छोटा सा कोई लोन मिल जाता है तो उससे आप कुछ अपना काम भी शुरू कर सकते हो। रूरल यूथ भी उसमें डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं, फिर चाहे वो एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी हो या कुछ और छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का काम करना हो, हैंडलूम वीवर का काम करना हो। तो उस तरह से आपके इसमें कॉपरेटिव्स के थ्रू, जो मतलब हमारे क्रेडिट कॉपरेटिव्स हैं, उससे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी ऑप्शन मिलते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अब। Correct answer is option D. Cooperatives in UP have contributed to higher rural incomes, reduced dependence on money lenders, and promoted self-employment. Poultry cooperatives are mainly beneficial for. पोल्ट्री कॉपरेटिव जो होती है वो किन के लिए होती हैं? लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स के लिए, अर्बन कंज्यूमर्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए। तो देखो, एक्सपोर्टर से तो कुछ इतना लेना देना है ही नहीं, क्योंकि बेनिफिशियल पूछ रहा है। तो बेनिफिशियल किन के लिए, फायदा किसको मिलेगा? जो हमारे छोटे छोटे किसान है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा खेती की जमीन नहीं है, बड़ा जानवर रखने की जगह नहीं है, जैसे जिनके पास जमीन ही बहुत ज्यादा नहीं है, वो गाय भैंस भी कैसे पालेंगे? तो वो लोग पोल्ट्री करते हैं कि छोटे से एरिया में आपने मुर्गियां पाल ली या बत्तख पाल लिए, उनके अंडे हो रहे हैं, मुर्गियों को आप चिकन के लिए यूज कर रहे हो, उनके मीट के लिए, और अंडों को बेच के आप पैसा और कमा रहे हो। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है या लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके लिए पोल्ट्री कोऑपरेटिव का ज्यादा बेनिफिट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोल्ट्री cooperatives हेल्प स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स by providing them with inputs, technical guidance and marketing support for poultry products. ठीक है? Which factor has been a major challenge in the development of cooperatives in उत्तर प्रदेश? यूपी की जब बात करते हैं तो कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए मेजर चैलेंज क्या आता है? लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है तो ये तो चैलेंज नहीं हुआ, ये तो अच्छी चीज हो गई, तो ये तो नहीं होगा। पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप, ये एक्चुअली में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर के इश्यूज में आता है ये। वेरी हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, वुमेन पार्टिसिपेशन तो हमें चाहिए। हम लोग तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं ना। इंक्लूसिव के अंदर तो हमारे पास वुमेन्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सीनियर सिटीजन भी आएंगे, जो मार्जिनल कम्युनिटीज है वो भी आएंगी। एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं, ये कोई चैलेंज थोड़ी ना, ये तो और अच्छा है अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ऑल सोसाइटीज, ये तो इररेलेवेंट ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप। Correct answer is B. Poor management, lack of professional leadership, and political interference have been major challenges in the growth of cooperatives in UP. Women cooperatives in UP mainly focus on. Women cooperative का प्राइमरी फोकस क्या है यूपी में अगर बात करते हैं तो? प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट ओनली, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प, इनकम जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वाला वुमेन कॉपरेटिव्स के लिए। कंस्ट्रक्टिंग अर्बन हाउसेस, मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, या प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन्स ओनली। तो देखो, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया इसके लिए वुमेन कोऑपरेटिव नहीं, इसके लिए तो जो पैक्स हैं वो करते हैं। लास्ट में हमारा प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन्स है, लोन्स देते हैं बट ओनली लगने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो रूरल वुमेन जो होती है वो इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केटिंग नहीं करती हैं। वो फिर भी जो आपके रूरल गुड्स हुए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुए, उसका फिर भी हो जाएगा, बट डायरेक्टली इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केटिंग नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन हाउसेस, अर्बन हाउसेस के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है, वो भी अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो गई। तो जो ऑप्शन बी है ना, जो एम्पावर कर रहा है वुमेन्स को सेल्फ हेल्प के थ्रू, इनकम जनरेशन के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
Correct answer is B. Women cooperatives aim at economic and social empowerment of women through income generating activities and skill development. Cooperatives help in agriculture development by performing which of the following function? ना अब कॉपरेटिव जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या आपके कृषि विकास के लिए कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है जिससे कृषि विकास हो रहा है? ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो हमारा इफको है या जो क्रिबको है या जो नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड है, उनका काम ही यही है कि क्वालिटी सीड देना है, फर्टिलाइजर्स देने हैं, पेस्टिसाइड देने हैं। सेकेंड, प्रोवाइडिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये भी कोऑपरेटिव्स का पार्ट है कि आपको स्टोरेज फैसिलिटी दे, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे ताकि आप मार्केट कर पाओ, जैसे नाफेड देता है। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नाफेड ही आपको देता है, मार्केटिंग करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आपके लिए। जैसे अभी मैं रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ रहा था कि झारखंड के मैंगो को यूके में या कहीं भेजा गया है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर की चेरीज को, प्लम्स को यूएई भेजा गया है, और मेघालय की जिंजर को भी कहीं भेजा गया है। तो ये सब नाफेड के थ्रू हो रहा है। तो नाफेड तो इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग करता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज डी, कोऑपरेटिव सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू इनपुट सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस। The overall impact of cooperatives on rural development in UP can be seen in, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ कॉपरेटिव्स की बात कर रहे हैं ऑन रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। इसे हम लोग कैसे देख सकते हैं? ऑप्शन ए, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल, बिल्कुल सही, क्योंकि जो गांव देहात के हमारे लोग हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा है। सबका नहीं बड़ा, बट कुछ का तो बड़ा ही है, और वो बड़ा है उसमें कॉपरेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कॉपरेटिव सोसाइटीज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। ऑप्शन बी, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट्स, जब कॉपरेटिव्स रही हैं, मार्केटिंग कॉपरेटिव्स रही, क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज रही, तो हमारे किसान भाइयों को रूरल इंडिया के अंदर या रूरल यूपी की बात करें तो उन लोगों को लोन्स भी मिले हैं क्रेडिट की फॉर्म में, और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिला है। ऑप्शन सी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, बड़ी भी हैं, हमने समझा भी था कि कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे बढ़ेंगी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जब आ गया और ऊपर के तीनों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है कि ऑल ऑफ द अबव आया या फिर ओनली ए एंड बी आया, इसलिए मैं आप लोगों को सारे ऑप्शंस पढ़ पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ रेदर देन कि डायरेक्ट करेक्ट आंसर पर चला जाऊं। Correct answer is option D. Cooperatives has positively impacted rural development in UP by improving living standards, providing better access to credits and markets, and generating employment. अगला क्वेश्चन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स, ये मेजर इनिशिएटिव है, इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये इनिशिएटिव आया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? तो जो भी हमारा कोऑपरेटिव है ना, अब कोऑपरेटिव से रिलेटेड सब कुछ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का पार्ट हो गया है। तो जो पैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का, सो दैट कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी बढ़े और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस बाय द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया? इनमें से कौन सा मेजर चैलेंज है जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडिया में फेस कर रहा है? ऑप्शन ए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी, पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो जो हमारे कॉपरेटिव्स हैं, मैंने पीछे भी किसी एक ऑप्शन में आपको समझाया था कि पॉलिटिकल इश्यूज तो हैं, पॉलिटिकल पावर के इश्यूज होते हैं कोऑपरेटिव में, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ऑटोनॉमी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट भी है, जब ऑलरेडी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर चाहे वो हमारे नेता लोगों के थ्रू हो, जो हमारे नेशनल स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स होती है कैबिनेट वाली, या फिर जो विद इन द बैंक उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर की पॉलिटिक्स हो, तो वो तो है ही है। साथ में पुअर गवर्नेंस और मैनेजमेंट भी इशू है। कॉपरेटिव्स में प्रॉपरली टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता क्योंकि वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं है, तो ये भी एक इशू है। हैंस जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज, द कोऑपरेटिव सेक्टर फेसेस मल्टीपल challenges इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वीक गवर्नेंस और स्लो अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट है सहकार से समृद्धि, ये किससे एसोसिएटेड है? सहकार से समृद्धि क्या नाबार्ड से एसोसिएटेड है? बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से एसोसिएटेड है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिल्कुल भी नहीं, एनसीडीसी से बिल्कुल भी नहीं, एनसीयूआई से बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। सहकार से समृद्धि इज द विजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। Which reform has been proposed to modernize legal framework of cooperatives? लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेटिव्स के लिए कौन सा रिफॉर्म आया है? न्यू मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, अमेंडमेंट इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बोथ ए एंड बी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर ऑल कॉपरेटिव्स, या फिर ओनली ए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। एक तो हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंदर चेंज आया है। आपको यह बताना है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कौन से ईयर का था जिसके अंदर चेंज आया है। मैंने पीछे एक वीडियो में आपको बताया था। और उस ईयर का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। दोनों चीजें आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर ऑप्शन ए, न्यू मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, ये भी हम लोगों ने बोला था कि एक नया मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट बनेगा, बेसिकली बाईलॉज बनेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने बोला है कि एक नया मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट और जो एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, दोनों मतलब एक तो नया एक्ट आएगा, दूसरे एक्ट को अमेंड किया जाएगा सो दैट जो लीगल फ्रेमवर्क है कोऑपरेटिव सेक्टर के पीछे वो स्ट्रेंथन किया जा पाए, वो स्ट्रांग हो पाए। डिजिटलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंक्लूड्स, जब हम कोऑपरेटिव सेक्टर के डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, बिल्कुल, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है उनका कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इन कोऑपरेटिव बैंक्स, सीबीएस अगर आ जाएगा, सीबीएस में कोर, सीबीएस होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और कोर का मतलब होता है सेंट्रल ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रल ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये होता है कोर का मतलब। तो सीबीएस भी होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स में। मोबाइल ऐप्स और फिनटेक के साथ भी इनके इंटीग्रेशन और टाइप्स होने चाहिए। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर तीनों ही चीजें आ गई। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये सबसे ज्यादा सुटेबल एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी, ऑल ऑफ द अबव। डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स इन कॉपरेटिव्स इंक्लूड्स पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, सीबीएस का इम्प्लीमेंटेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, जैसे मोबाइल ऐप्स हो गई या फिर फिनटेक ऐप्स हो गई। फिनटेक ऐप जैसे आपकी पेटीएम है, फोन पे है, ये आपकी फिनटेक ऐप्स है। और मोबाइल ऐप्स जैसे आपके किसी पर्टिकुलर बैंक की ऐप है। वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म सजेस्ट फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर इज, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक मेजर रिफॉर्म इसमें से सजेस्ट करना है। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ रजिस्ट्रार, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रार का रोल अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कौन करेगा? ब्रिंगिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये एक चीज जरूर है कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आओ कॉपरेटिव्स के अंदर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करो। तो कॉपरेटिव्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होगा जिससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। मर्जिंग ऑल पैक्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पैक्स को कॉमर्शियल बैंक से आप मर्ज कर दोगे तो पैक्स की एक तो ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, दूसरा पैक्स जो है, जो विजन है पैक्स के पीछे का, वो विजन खत्म हो जाएगा। रिमूविंग ऑल गवर्नमेंट सपोर्ट, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि रिफाइनेंस वगैरह की फैसिलिटी देनी जरूरी होती है ताकि फर्दर आगे लैंडिंग हो पाए, मार्केट में पैसा रहे। कन्वर्टिंग कॉपरेटिव इनटू प्राइवेट कंपनीज, अगर कॉपरेटिव्स को आपने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों के बीच का जो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, बिल्कुल शुरू में थ्योरी करते हुए, कि प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और कॉपरेटिव जो है उनके लिए प्रॉफिट सेकेंडरी होता है, मेंबर बेनिफिट्स प्राइमरी होता है। तो वो कॉपरेटिव को प्राइवेट में कन्वर्ट करते हुए वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी, professional management and reducing political interference. These are considered as essential reforms for strengthening of cooperatives. Which of the following is considered a way forward for the cooperative sector? Cooperative sector के लिए way forward क्या है इसमें? ऑप्शन ए, greater use of technology and digital tools, capacity building and training of members, diversification into new areas like solar energy and tourism. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई, ओनली ए एंड बी। तो जब हम ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स की बात करते हैं ना, तो वो तो जरूरी है ही है कोऑपरेटिव सेक्टर को ग्रो करने के लिए। अभी तक तो मैनुअल उसमें, ट्रेडिशनल उसमें चल रहे थे, बट उन्हें टेक्नोलॉजी को भी तो साथ साथ अपनाना पड़ेगा। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, ये भी बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो आपकी किसी गाइडलाइन से रिलेटेड ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स जरूरी है।
नए एरियाज में डाइवर्सिफाई करना भी उतना ही जरूरी है, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें या टूरिज्म की बात करें। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन कोऑपरेटिव्स, है ना, ग्रीन कोऑपरेटिव्स क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रीन कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे, वो कोऑपरेटिव जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में काम करते हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, या फिर हमारे पास इसमें कोऑपरेटिव डीलिंग ओनली इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कोऑपरेटिव्स, या फिर कॉपरेटिव्स प्रमोटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो, जब हम लोग जब ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन का मतलब हमारा फॉरेस्ट कवर से नहीं होता, ग्रीन का मतलब हाउसिंग से नहीं होता। तो ना तो फॉरेस्ट एरिया है, ना हाउसिंग से है, ना ही हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन से मतलब होता है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, वो होता है ग्रीन कोऑपरेटिव्स। तो ग्रीन कॉपरेटिव्स कौन से हुए, ऑप्शन ई। ग्रीन कॉपरेटिव्स फोकस ऑन एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो जो हमारा ऑप्शन ई हो गया, वो हमारी ग्रीन कॉपरेटिव्स हो गए, जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डिजिटल रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव में डिजिटल रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिजिटल रिफॉर्म के लिए मतलब क्या जरूरी है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड विजन एट द टॉप लेवल, बिल्कुल जरूरी है। तभी डिजिटल रिफॉर्म आएंगे, क्योंकि कोई भी रिफॉर्म आएगा आएगा तो अपर मैनेजमेंट के थ्रू ना, टॉप लेवल से मतलब होता है डायरेक्टर्स। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड मेंबर्स, जितना ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतना ही ज्यादा जो भी हमारा स्टाफ मेंबर है उनको ट्रेन करने की भी जरूरत है, ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखे और टेक्नोलॉजी के साथ काम करना सीखे। रिलायबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में अगर आपको डिजिटलाइजेशन जाना है ना, आप ई पैक्स की तरफ जा रहे हो, आप इंटरनेट पे चीजें लेकर आ रहे हो, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हो, तो आपको उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि आपने इंटरनेट लगवा दिया और इंटरनेट दिन में आधे दिन तो बंद ही पड़ा है, क्यों, क्योंकि जी लाइन कट गई, अब कुछ नहीं चल रहा। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपका डिजिटल इंफ्रा भी रिलायबल होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी। तो हमने देखा कि ए भी जरूरी है, बी भी जरूरी है, सी भी जरूरी है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। Explanation: leadership, training, and good infra are all critical for the successful implementation of digital reforms. ये चीजें आप ये मानकर चलिए, ये एमसीक्यूज आपके इंटरव्यू के लिए भी हैं। इंटरव्यू में आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं कि अब गवर्नमेंट इतना डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रही है, तो कोऑपरेटिव में डिजिटल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या जरूरी है, हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि सर, गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग सब कुछ डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडरशिप एंड विजन फ्रॉम द टॉप लेवल हम लोग वो चीजें नीचे तक लेकर आएंगे, फिर हमारे स्टाफ के मेंबर्स की कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होगी, हमारा रिलायबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए रूरल एरियाज में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर, मेरी नजर में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे डिजिटल रिफॉर्म्स के लिए। इस तरह से आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं, विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर यूज इन कोऑपरेटिव बैंकिंग टू रिड्यूस फ्रॉड। कोऑपरेटिव बैंकिंग में फ्रॉड को रोकने के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करने की बात की जा रही है, ना तो एक्सप्लोर किया जा रहा है, रिसर्च चल रही है इस पर। ऑप्शन ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी एआई फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली वर्चुअल रियलिटी। जैसी ओनली वर्चुअल रियलिटी आ गई तो ये चीज खत्म हो गई। ऑप्शन ई सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजिंग से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, दैट मींस ऑप्शन सी जो हो गया बोथ ए एंड बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। Blockchain and artificial intelligence are being explored in cooperative banking for secure transactions and fraud prevention. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी इसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है और एआई को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके साथ हमारा ये सेशन 7 कंप्लीट होता है। काउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 108 110 के अराउंड एमसीक्यूज हम लोगों ने इसमें करे हैं। इसके बाद मैं एक 3 वीडियो की सीरीज और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। उन 3 वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले कुछ समय के करंट अफेयर्स रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड, हम उस पे अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 के अराउंड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। वो वीडियोस कल से ही शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और आज मैं उन्हें रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
ये मेरा डिटेल्ड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे यूपी सीबीएल 2026, कोई स्पेस नहीं देना, यूपी सीबीएल 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट डिस्कशन है सारे यहाँ होंगे। इसके अलावा और भी जब यूपी के एग्जाम्स आएंगे तो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डिस्कशन होंगे यूपी के सारे एग्जाम्स के। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड, डीए के टाइम पर ग्रुप बना था। अब इसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, उन सारे एग्जाम का डिस्कशन इसी ग्रुप में रहेगा। ये मेन चैनल है विश्वास का, इसको भी आई वांट कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, सो दैट जो भी विश्वास क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, आपको यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। और ये ग्रुप है इंटरव्यूज के लिए, जब आप लोगों का रिटन क्लियर हो जाएगा तब आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग इसी पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू किया करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।